Hello everyone, this is me, HK Singh sir, and today I bring you the solid state lecture 1 of class 12 chemistry. मैं बहुत दिनों से सोचा था कि इस चैप्टर पे एक टॉपिक बनाऊं. नाउ तो हम बात करते हैं सॉलिड की. एज यू नो दैट सॉलिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है. ये रिजिड होते हैं. रिजिड मतलब जो कंप्रेस नहीं हो सकते हो. तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो रिजिड है, हाई डेंसिटी है एंड लो कंप्रेसिबिलिटी है. कंपाउंड्स को हम ऑलरेडी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड कर सकते हैं. सॉलिड जिसको कंप्रेस किया ना जा सके, लिक्विड जो हल्का सा कंप्रेस हो सकता है, एंड गैस जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, जैसे बैलून में आपने देखा होगा. ओके, बट गैसियस स्टेट, तो वहाँ हमने यहाँ गैसियस स्टेट के साथ डील कर लिया था. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है, तो पूरा सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे. ये चैप्टर थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, आई डोंट नो व्हाई. क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम होता है. जो आपका रूम है, रूम में बैठे बैठे सारे क्यूब, सेंटर, वर्टिसेस, ये सब मैं आपको एनालाइज करवा दूंगा. ठीक है, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं करनी है, तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है. देखो तो सॉलिड की सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं. सॉलिड होता क्या है? देखो सॉलिड, आप खुद सोचो, सॉलिड में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सॉलिड के अंदर, अरे सर सॉलिड के अंदर एक तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, यानी उनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. इट मीन्स सॉलिड में बात करूँ तो दे आर क्लोजली हेल्ड एंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज. अब देखो उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई डेंसिटी. क्या कंप्रेस कर सकते हैं कोई सॉलिड की चीज़ को? नहीं. तो कहते हैं कि वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबल मतलब उसको दबाया जा सकता है, नहीं जैसे गैस हो तो गैस में बैलून में गैस भरी तो आप उसको ऐसे दबा सकते हो. लिक्विड में भी, पानी की बोतल में लिक्विड भर दूं तो कुछ हद तक वहाँ पे भी दबाया जा सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू सॉलिड स्टेट, वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी मतलब हाईली नेग्लिजिबल. तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है. रिजिडिटी मतलब थोड़ी सी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल होता है. वॉल्यूम उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक शेप होता है. आप चौक ले लो, कोई भी सॉलिड का ऑब्जेक्ट ले लो, ईंट ले लो, ब्रिक होती है जिससे घर बनता है, तो दे हैव डेफिनेट शेप. अब देखो इन सब चीज़ों को मैं क्लब करूं तो एक डेफिनेशन निकल के आएगी. सॉलिड्स वो चीज़ें होती हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, रिजिडिटी होती है, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स. ठीक है सर, सॉलिड की बात क्लियर हो गई. हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो सर ये सब तो मेरे को पता है. प्यारे बच्चों, मेरे को पूरे सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स को बनाना होता है, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को छोटी से छोटी चीज़, बारीक से बारीक चीज़ पढ़ाई जाए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले. अगली चीज़ की मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ. टाइप्स ऑफ सॉलिड आर मेनली टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमोर्फस सॉलिड्स. देखो क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है और आपको अब इस साल बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं बोर्ड में, अराउंड मैंने उन सबका डाटा कलेक्ट किया था, आपको दिखा भी देंगे. अराउंड मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ने केमिस्ट्री में 90 अबव स्कोर किया है, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 95 प्लस. मतलब 95 प्लस तो बच्चों ने ऐसे लाइन लगा दी थी जो बच्चे मुझसे केमिस्ट्री पढ़ के गए थे. तो नाउ इट्स योर टाइम टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन IIT JEE और नीट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अब देखो बोर्ड का पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है. देखो वो सब चीजें भी बताऊंगा जो बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा. 3 नंबर की यूनिट है सॉलिड स्टेट. पहला क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड. चाहे बच्चे आप लिख भी लेना ये बात कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड. 3 मार्क के क्वेश्चन. अब इसका डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है. कैसे क्या होता है? देखो सॉलिड मैंने बता दिया क्या होता है. अब इसकी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ टेबल की हेल्प से मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो बोर्ड में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं. मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, बल्कि 7 बता दूंगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बता दूंगा. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है ना, इनके अंदर एक डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है. ये बात क्लियर हो गई. फिर से बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत रेगुलर होता है क्रिस्टलाइन में. वहीं मैं बात करूं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, वहीं मैं बात करूं यहाँ पे अमोर्फस की, तो दे डो नॉट, देखो एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, जब तो डिफरेंस बताएंगे. तो दे डज नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस. इनके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता. ठीक है, अब मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो दे आर ट्रू सॉलिड्स. वहीं मैं इनकी बात करूं तो दे आर
सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स, मतलब ये सूडो सॉलिड्स होते हैं, मतलब होते नहीं बट जैसे आपने सूडो फोर्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसी तरह इनको सूडो सॉलिड्स बोला जाता है। अब देखो इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन में जब रेगुलर अरेंजमेंट है तो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, मतलब एक लंबी रेंज में पार्टिकल्स अरेंज हो रहे होंगे। वहीं मैं अमोर्फस सॉलिड की बात करूं तो दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में यहां से भी पूछ सकता है, स्टार मार्क कर लेना, इसलिए आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज या डिफाइन एनी एनआइसोट्रॉपिक या डिफाइन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी 1 मार्क में पूछी जा सकती है, इसलिए दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। डिफाइन एनआइसोट्रॉपी स्टार मार्क कर लेना क्या है। तो सबसे पहले तो जानना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर पे। कैसे होते हैं एनआइसोट्रॉपिक? अब इसका मतलब क्या होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे इस लाइन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी, किसी लैटिस में इस लाइन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी, इस लाइन में जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होना ही क्या होता है एनआइसोट्रॉपी। ठीक है, बात क्लियर होगी एनआइसोट्रॉपी क्या होते हैं। तो अब अमोर्फस सॉलिड की मैं बात करूं तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। व्हाट? दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो मतलब ही सेम होता है, द वर्ड आइसो रिप्रेजेंट्स सेम। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अभी आप डायरेक्शन सोच के घबरा रहे होंगे सर क्या डायरेक्शन, अभी 5 मिनट रुको सब समझाता हूं। तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। बात क्लियर? अब देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट? मतलब कोई एक मान लो कोई भी एक क्रिस्टल है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है मतलब 723 डिग्री सेल्सियस है या 582 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अमोर्फस सॉलिड्स की मैं बात करूं तो दे डोंट हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट, दैट्स व्हाई दे हैव ए मेल्टिंग पॉइंट ओवर ए रेंज। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता, इनकी एक रेंज होती है, मतलब 500 से 510 के बीच या 600 से 615 के बीच, ऐसी एक रेंज मिलेगी आपको, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा अमोर्फस सॉलिड में। ठीक है, अब देखो दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। अब देखो बढ़िया ऑर्डर है, बढ़िया पार्टिकल्स अरेंज हो रखे हैं तो बढ़िया ढंग से कटेंगे, तो दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू अमोर्फस सॉलिड्स दे अंडरगो इर्रेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। आई होप जो 6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं समझ आ गया होगा। 7th पॉइंट में लिखेंगे सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल, जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं यार क्रिस्टलाइन इन नेचर, NaCl KCl सब एग्जाम्पल में डाल दो, NaCl KCl लिख लिया। अमोर्फस सॉलिड की मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल लिखेंगे 7th पॉइंट, यहाँ पे ग्लास, ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड। रबर की मैं बात करूं तो रबर भी एक अमोर्फस सॉलिड है। बात क्लियर हो गई? अरे सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, भूल गया तो मैं एग्जाम टाइम तक कौन रेगुलर कौन इनरेगुलर। देखो यदि आपको ये याद रहेगा ना रेगुलर है तो आप सारी प्रॉपर्टीज लिख दोगे, और जो इरेगुलर है उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख दोगे। तो आपको याद रखने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ जो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जब मान लो आप कहीं जाते हो और लाइन में खड़े होते हो, आपको बोल दिया आपके स्कूल में जब आप रिसेस वो प्रेयर वेयर करते हो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, तो आपको बोला जाता है एक लाइन में खड़े रहो। जब आप लाइन में होते हो तो एक बढ़िया ढंग से अरेंजमेंट होता है नहीं होता? तो प्यारे बच्चों आंखें खोल के देखना, क्रिस्टलाइन में वर्ड लाइन आ रहा है, लाइन मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट। तो बस अब याद रख लेना क्रिस्टलाइन में वर्ड लाइन आ रहा है और लाइन का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट है इसलिए इनके अंदर एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इसलिए अंदर इनके अंदर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए एक बढ़िया ढंग से ये कटते हैं। तो सारी बातें क्लियर। अब इसके अपोजिट सारी इर्रेगुलर अरेंजमेंट के साथ अमोर्फस सॉलिड में डाल देना। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, बड़े प्यार से समझाया एक एक चीज को। आगे बढ़ रहा हूँ, देखो एक एक पॉइंट पे इतना फोकस किया जाएगा ताकि आपको कहीं डाउट ही ना आए। अगला पॉइंट क्या है? अब देखो अगेन में टाइप्स ऑफ सॉलिड की मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 टाइप की क्लासिफिकेशन और आएगी। कौन कौन सी? आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट नेटवर्क और मेटालिक। अब देखो आयनिक है तो इनके अंदर फोर्सेस कैसी होंगी? आयन आयन फोर्सेस होंगी। अब देखो आयन आयन फोर्सेस हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो ब्रिटल इन नेचर, हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल सारे आयनिक कंपाउंड्स के ले लो आप, NaCl KCl MgCl2। बात क्लियर? आयनिक में आयन आयन के बीच फोर्सेज होगी। मॉलिक्यूलर की मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर में डिस्पर्जन फोर्सेज होंगी या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होंगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हो सकती है। अब देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं या डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्ट होते हैं थोड़े नेचर में, लो मेल्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, बेसिकली ज्यादा कंडक्टिंग नहीं होते। वाटर, Br2 CO2 CH4 मीथेन।
कोवलेंट नेटवर्क की बात करूं, देखो कोवलेंट नेटवर्क है तो उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होगी, कोवलेंट होंगी, यानी कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ये हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जाम्पल याद रख लेना, कार्बन डायमंड SiO2। अगली मैं बात करूं तो मेटेलिक होगा, मेटेलिक जो सॉलिड है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक है तो वेरिएबल हार्डनेस हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट होंगी, मेटल्स हैं तो अच्छे खासे कंडक्टर होंगे। कोई भी आप मेटल का ना यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सोडियम, जिंक, कॉपर, यहाँ पे आयरन, कुछ भी मेटल का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये छोटा सा एक क्लासिफिकेशन था जो काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में टेबल भी दे रखी है। अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों, यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, देखो तो यूनिट सेल का मतलब ऐसे से समझना कि मान लो आपके घर में दीवार है, दीवार सबके घर में दीवार है, सर क्या बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बात है, सबके घर में दीवार है। तो दीवार वो बनी किस चीज से है, वो दीवार बनी है एक एक ईंट को जोड़ के बनी है, एक एक ईंट को जोड़ के बनने से वो दीवार बनी है ना। इसी तरह क्रिस्टल भी जब बना होगा, कोई बड़ा क्रिस्टल बना होगा, केमिस्ट्री में क्रिस्टल बना होगा, तो वो छोटे छोटे यूनिट सेल को जोड़ के बना होगा। यानी यूनिट सेल क्या हो गया, जिस तरह दीवार में ईंट है वो छोटा सा पार्टिकल, छोटी सी एक ज्योमेट्री है जिससे पूरी दीवार बनी है, इसी तरह पूरे केमिस्ट्री में जो क्रिस्टल बना है वो उसके उस यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से बना है। बात क्लियर हो गई होगी। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन of the crystal lattice which can be used as repetitive unit। मैंने क्या बोला, दीवार में बार बार ईंट लगाएंगे तो पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी। इसी तरह केमिस्ट्री में क्रिस्टल बनाने के लिए यूनिट सेल्स को बार बार रिपीट करेंगे तो एक बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा। यही चीज यहाँ लिख रखी है, which can be used as repetitive unit to build up the whole crystal is called unit cell। आई होप ये बात सारी क्लियर हो गई होगी। यूनिट सेल की बेसिकली डेफिनेशन क्लियर हो गई। यूनिट सेल, मान लो ये यहाँ पे क्यूब है, ये यूनिट सेल है आपका। ऐसे बहुत सारे क्यूब्स को जोड़ के एक बड़ा क्रिस्टल मैंने बनाया था। इस क्यूब को मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, क्यूब की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए 6 पैरामीटर्स, देयर आर 6 पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए यूनिट सेल। व्हाट आर दीज, देखो उसकी 3 साइड होंगी, साइड को मैं बोल देता हूँ A, B और C, 3 साइड होंगी और 3 साइड्स के बीच में बनने वाले 3 एंगल होंगे। यानी टोटल ऐसी 6 चीज हो गई। देखो A और C के बीच में बनने वाला एंगल बीटा होगा, A और B के बीच में बनने वाला एंगल गामा होगा और B और C के बीच में बनने वाला एंगल अल्फा होगा। यानी 6 पैरामीटर्स आर नीडेड टू डिफाइन एनी क्यूब। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं, मेनली आप 3 टाइप की पढ़ोगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहली क्या है, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को ही प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। क्या होता है, इनके अंदर खाली एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक टू रेफर दैट पर्टिकुलर यूनिट। सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया कोई यूनिट नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, सॉलिड स्टेट के लिए सबसे अच्छी बुक अभी तक वही है। उसमें बहुत बढ़िया ढंग से डायग्राम बना रखे हैं, सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर क्या होगा, एक कॉर्नर पे, देखो मान लो ये पूरा एक कमरा है। अब देखो कमरे की मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे इमेजिनेशन का काम आएगा। मान लो ये क्यूब हो गया, ये एक पीछे वाला क्यूब, ये एक आगे वाला क्यूब, ये एक पीछे वाला क्यूब, 4 क्यूब ऊपर हो गए। सिमिलरली 5वां क्यूब आगे वाला, 6ठा पीछे वाला, 7वां ये रहा और 8वां उसके पीछे। टोटल 4 क्यूब ऊपर है, 4 क्यूब नीचे है, तो टोटल 8 क्यूब हो गई। 8 क्यूब के सेंटर पे मैंने यहाँ पे यहाँ पे एक एटम रख दिया, यहाँ पे हमने कॉर्नर पे, मतलब बेसिकली मैंने एटम कहाँ रखा है, यहाँ कॉर्नर पे रखा है, इन दोनों के कॉर्नर पे। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर पे एटम रखूंगा तो ये कितने उसमें शेयर करेगा, कितने यूनिट सेल में शेयर करेगा, सर 4 में करेगा, 4 में करेगा, 8 में करेगा। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, देखो टाइम लो, सोचो, इसमें सोचने का ही खेल है प्यारे बच्चों। सोचो 4 में कवर करेगा या 8 में कवर करेगा, 8 में कवर करेगा। सर कैसे, ठीक है सर यहाँ पे रख के दिखाओ, चलो मैंने यहाँ पे रख दिया। सर अभी देखो 4 में कर रहा है, तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल आएगा ऐसा का ऐसा, फिर ये 4 को कवर करेगा। यानी 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले कितने हो गए, 8 हो गए। अरे वाह सर, अभी मैं समझा कि यहाँ कॉर्नर पे रखा है एक तरह से, और नीचे के 4 यूनिट सेल और ऊपर के 4 यूनिट सेल। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इस तरह से 8 यूनिट सेल को यहाँ पे ये एटम है जो गोला है ये टच करता है। अब देखो इसको थोड़ा सा ग्राम यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊं तो मैं आपको, मान लो ये क्यूब है, क्यूब के हर कॉर्नर पे आप एक एक बॉल रख देते हो। क्यूब के हर कॉर्नर पे आप एक बॉल रखोगे और हर बॉल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा,
सर एक बॉल 8 में शेयर हो रही है तो एक कॉर्नर पे रखने पे उसका कंट्रीब्यूशन तो 1/8 हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यानी एक कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अरेंजमेंट है। आप यहाँ पे देखो इस टाइप से आपको कुछ फिगर दिखती है, हमें मेनली इस फिगर से काम होगा। मैं 99% क्वेश्चंस में इस फिगर को से देख के आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक सेल में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होता है और हर एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है 1/8। तो टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट हो गए, देखो एक यूनिट सेल में 8 एटम मैंने रख दिए और कहाँ कहाँ रख दिए, हर कॉर्नर पे रख दिए, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो टोटल कितना हो गया 1 एटम हो गया, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अगली यूनिट सेल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगली यूनिट सेल जो है अपने पास फेस सेंटर क्यूबिक। देखो हर में कॉमन क्या रहेगा, कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। जैसे सिंपल क्यूबिक में क्या था, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट थे, बट अब फेस सेंटर की मैं बात करूं तो फेस के सेंटर पे भी एटम्स आ जाएंगे। अब देखना ये आप देख रहे होंगे ये क्यूब है, जो ग्रीन ग्रीन वाले ये सारे हैं जो कॉर्नर्स पे, देखो 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो ये हर कॉर्नर पे एक एक एटम आ गया। बात क्लियर, ठीक है। कॉर्नर्स पे एटम आने के बाद अब टोटल 6 फेस थे मेरे पास। कितने थे, 6 फेस थे। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, अब मान लो आंखें बंद करो, आंखें बंद, सर आंखें बंद कर लेंगे तो दिखेंगे ऐसे। चलो तो आंखें खोल के रखो और ध्यान से देखना, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं आपने सामने वाली दीवार देखी, पीछे वाली दीवार देखी। देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको फील करना है, बिना फील के चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए ना और आपको समझ में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब तक आप चीजों को फील नहीं करेंगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्या मैंने बोला, आप जहां कमरे में बैठे हैं सामने वाली दीवार पे फोकस करो 1, पीछे वाली दीवार सर नंबर 2, लेफ्ट वाली दीवार नंबर 3, राइट वाली दीवार नंबर 4, ऊपर वाली दीवार नंबर 5 और नीचे वाला फर्श नंबर 6। तो टोटल कितने फेस हो गए, सो टोटल 6 फेस हो गए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक फेस पे एटम रखा, दूसरे फेस पे एटम रखा, तीसरे फेस पे एटम रखा, चौथे फेस पे एटम रखा, पांचवें फेस पे एटम रखा और ये छठे फेस पे एटम रख दिया। देखो ये दोनों आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे ये ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। बात क्लियर हो गई। टोटल 6 के 6 क्लियर होने चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनना, दीवार पे जब एक आप यहाँ पे रख देंगे, क्या रख दोगे दीवार पे, दीवार पे मान लो एक बॉल रख दो, टेनिस की बॉल, रबड़ की बॉल, कुछ भी रख दो। दीवार पे आप एक बॉल रख देंगे तो वो बॉल कितनी दीवार को टच करेगी, कितनी दीवार के साथ शेयर होगी, सर वो बॉल कितने के साथ शेयर होगी। ये बॉल मैंने मान लो लेट से ऊपर वाली दीवार पे एक बॉल रख दी, कितने के साथ शेयर होगी, सर अभी तो वन खाली एक फेस के साथ। कितने फेस के साथ शेयर होगी, सर अभी तक एक की हो रही है। प्यारे बच्चों ऐसा का ऐसा यूनिट सेल ऊपर भी आएगा, ऐसा का ऐसा यूनिट सेल ऊपर भी आएगा, ऊपर भी आएगा तो उसके साथ भी शेयर होगी। जब उसके साथ भी शेयर होगी तो याद रखना टोटल एक फेस से जो एटम रखा है वो कितने फेस के साथ शेयर हो गया, वो टोटल 2 फेस के साथ शेयर हो गया, यानी हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, आधा हो गया। क्योंकि एक एटम 2 फेस के साथ शेयर कर रहा है, आधा इधर आधा उधर। बात क्लियर हो गई, फील आ गई। तो यानी हर फेस पे जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पे जब एटम प्रेजेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो टोटल एटम कितने हो गए, 1 एटम, पूरा एक एटम प्रेजेंट हो गया। अब देखो 6 फेस पे एटम प्रेजेंट है, मैंने भी आपको गिन के भी बताया कि 6 फेस पे एटम प्रेजेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, ये भी मैंने आपको फील दिला दी। तो यानी 6 इंटू हाफ कितना हो गया, 3 एटम्स हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी इज 4। सीधा सीधा ये क्वेश्चन बात है आपके जो क्लास 11th के स्कूल एग्जाम में सीधा सीधा आएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंबल क्यूबिक, सीधा बोलोगे 1। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन एफसीसी, सीधा कितना बोलोगे, सीधा बोलोगे 4। अब कोई पूछ ले 4 कैसे, मान लो आपके बगल वाला दोस्त पूछ ले, वो मान लो निर्द्वाले से नहीं पढ़ता, आप तो पढ़ते हो, आप तो समझदार हो, तो आपको क्या बोलना है, अरे प्यारे बच्चे ऐसे बोल देना, और दोस्त सुन, एक एटम तो पूरा पूरा 8 कॉर्नर के साथ रहेगा क्योंकि 1/8 कंट्रीब्यूशन है, और जो 3 एटम है क्योंकि 6 फेस पे प्रेजेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ है तो टोटल 3 एटम्स ऐसे हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई फेस सेंटर की। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर। देखो बॉडी सेंटर का सीधा सा फंडा है, 8 के 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, एज वेल एज बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट रहेगा। यानी पूरा का पूरा एक जो एटम है, पूरा का पूरा बॉल है, वो रूम के अंदर तो रहेगा ही रहेगा और एज वेल एज 8 के 8 कॉर्नर्स पे भी रहेगा। बात क्लियर हो गई। तो देखना 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। 8 कॉर्नर्स हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कितना हो गया, 1 एटम हो गया। अब एक एटम कहाँ था, बॉडी के सेंटर पे था। बॉडी के सेंटर मतलब पूरा का पूरा एक बॉल रूम के अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन
इन BCC is 2। बात क्लियर हो गई। 2 कैसे आया? सिंपल क्यूबिक के लिए याद रखेंगे 1 एटम, FCC फेस सेंटर क्यूबिक के लिए याद रखेंगे 2 एटम्स, और बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए याद रखेंगे 2 एटम्स। प्लीज ये सारी बातें याद रखनी है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ में आई रही होंगी बातें। ठीक है, देखो टेंशन मतलब बस अगले 5 मिनट में लेक्चर खत्म होने वाला है, ध्यान से सुन लो अब जो बता रहा हूँ। देखो इनको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने ये चीज यहाँ लिख दी है। देखो एन एटम प्रेजेंट इन द कॉर्नर बाय 8 यूनिट सेल, हेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द कॉर्नर टू ए पर्टिकुलर सेल इज 1/8। फेस सेंटर के लिए हाफ होता है, बॉडी सेंटर का पूरा कंट्रीब्यूशन 1 हो जाता है। ये सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख रही है। पहला क्वेश्चन के साथ मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा आपके IIT के एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड लेवल से मैंने क्वेश्चन बता दिया। अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस है, आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन पूछ सकता है, कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। एन आयनिक कंपाउंड हैज ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग of A ions at the corners of the cube, B ions on the center of the face of the cube, the empirical formula। देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है A और B के साथ, A और B में जो A आयन है वो तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। सर A है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब हर कॉर्नर पे होगा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में बोला है कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब हर कॉर्नर पे होगा। हर कॉर्नर पे जब वो प्रेजेंट होगा तो सर हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 × 1/8 1 हो गया, तो A का तो 1 हो गया। बिल्कुल सही बात है। सर B के बारे में बात कर लें तो B आयंस कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के फेस पे प्रेजेंट है। सर टोटल फेस तो 6 होते हैं, बिल्कुल सही बात। हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 6 × हाफ कितना हो गया? 3 हो गया। अभी तक ये बात समझ में आएगी, 3 हो गया। बट सर क्या कॉर्नर वाला भी काउंट करेंगे? उसने बोला है क्या? नहीं बोला, नहीं काउंट करेंगे। बी ने खाली ये बोला है कि हम यहाँ पे फेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखो और कंसेप्ट देख लो फटाफट। सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। और अब बात करें फेस सेंटर पे, तो मैंने आपको फील दिला दिया। फेस सेंटर में याद रखना कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, एज वेल एज ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब। देखो बार बार फोकस कर रहा हूँ। आई होप जितने प्यार से, जितने दिल से, जितनी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों की भलाई हो, बच्चों को रिजल्ट अच्छा आए, आप लोगों के साथ पूरे साल रहेंगे, दिल से मेहनत करेंगे। तो आई होप चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, ताकि हर बच्चे को ये फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में पता लग सके, चीज़ों को सीख सके और मेहनत कर सके। ठीक है, वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। फेस सेंटर की पिक्चर देख रहे होंगे आप, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और 6 फेस पे प्रेजेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वही मैं जो आपको बताया था। नंबर ऑफ ए आयंस कहाँ प्रेजेंट थे? कॉर्नर्स पे थे, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 × 8 दैट इज 1। बी आयंस थे फेस पे, तो 6 × हाफ यानी 3 हो गया। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना हो गया? देखो A1 है और B3 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? AB3 हो गया। AB3 यानी C इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आ रहा हो कि सर बी आयंस अभी आपने बोला कि फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर बोला होता तो प्यारे बच्चों कॉर्नर वाले भी काउंट करते, बट अभी उसने खाली क्या बोला है कि फेस पे प्रेजेंट है। इसलिए लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। ये थोड़ा सा कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप हार्ड वर्किंग एंड गेटिंग गुड मार्क्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फिर आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।